हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और यूपीएससी सीएससी की इस सफ़र में आपको मज़ा आने लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ ही साथ चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, चीज़ों के नोट्स बना रहे हैं, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी अब आपके पास होने चाहिए। चूँकि हम लोगों की आज ये 42वीं क्लास है, काफ़ी समय हम लोगों ने व्यतीत कर लिया है। जियोमॉर्फोलॉजी के एकदम आखिरी पड़ाव पे हम लोग हैं। तो ज्योग्राफी का जो सबसे बड़ा पोर्शन जिसको कहा जा सकता है, भूगोल का सबसे बड़ा जो पोर्शन है जियोमॉर्फोलॉजी, वो हमने करीब करीब ख़त्म कर लिया। हम लोग, मैं कहूँगा कि हमने करीब 90% तक वो ख़त्म कर लिया और आने वाले 2-4 दिनों में हम बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी ख़त्म कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे चीज़ें आगे चलती जा रही हैं और चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं। इसी प्रकार आप देखोगे कि अब जो टॉपिक आने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, उनमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा जितना जियोमॉर्फोलॉजी में लगता है, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक है। जब आप इस तरह की पढ़ाई करते हैं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप इसी तरीके से कंफ्यूज होते हैं जब खुद से हम लोग तैयारी करते हैं कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी को इतना समय देना चाहिए या जियोमॉर्फोलॉजी को इतना समय नहीं देना चाहिए। इसके लिए आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक फैकल्टी या किसी ऐसे इंसान की जिसने ये एग्ज़ाम दिया है, जिसने परीक्षा बहुत करीब से देखी है, ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो स्टडी IQ IAS हिंदी आपकी बात बहुत अच्छे से समझता है कि आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए स्टडी IQ IAS अपना बैच 4 लॉन्च कर चुका है और इसमें एडमिशन लेने की आखिरी तारीख क्या है? एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है आपकी 30 अप्रैल, 30 अप्रैल आखिरी तारीख है। आपको एडमिशन लेते टाइम बात एक याद ये रखनी है कि आपको कोड यूज़ करना है MB लाइव, जिससे कोर्स की जो ओरिजिनल प्राइस है 30,500 रुपये से घट के वो कितनी रह जाएगी? मात्र 18,999 रुपये। ये बैच आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? ये बैच आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि वो लोग जो 2024 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, वो पाएंगे कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आपके पास कितना समय? 12 से 13 महीने आपके पास समय उपलब्ध है। और कोर्स का अगर ड्यूरेशन आप देखोगे, कोर्स में कितने दिनों तक आपको लाइव क्लास मिलेगी, तो आप पाएंगे कोर्स में लाइव क्लास भी आपको 12 से 13 महीने मिलेगी। हालांकि कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आप पाएंगे कि वो है 2 साल तक की। इसका मतलब आप मुख्य परीक्षा भी दे सकते हैं इसके साथ। प्रारंभिक परीक्षा तक तो आपकी लाइव क्लासेस करीब करीब चलेंगे, मुख्य परीक्षा तक भी आप कोर्स को क्या करते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इवन इंटरव्यू से पहले, पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप कोड कौन सा यूज़ करें। कोड आप यूज़ करें MB लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। चलते हैं आगे। हम लोग पढ़ रहे थे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। और भू आकृति और उनके विकास में हमने सबसे पहले जाना था कि भू आकृतियाँ क्या होती हैं और इनके पीछे बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इनके पीछे जो बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि अंतर्जातीय बल, बहिर्जातीय बल किस तरीके से कार्य करते हैं। तथा हमने इस चैप्टर में हमने ये भी जाना कि उनका विकास, उनका इवोल्यूशन कैसे होता है। हमने, आपको अगर याद है तो हमने कल पढ़ा था कि जो नदियाँ होती हैं उनका विकास होता है और किस प्रकार वो विकास करती हैं। और विकास करेंगी आपका, आप देखोगे पहले है वो यूथ स्टेज में, फिर है मैच्योर स्टेज में, फिर है ओल्ड स्टेज में। तो हमने ये सब चीज़ें बात कर ली थी। इन सब को आगे करते हुए हम लोग सबसे पहले भू आकृति के बारे में जाना था कि भूमि पे जो आकृति है उसको कब आप भू आकृति कहोगे, भू आकृतियाँ क्या क्या होती हैं और कितना समय इसमें लगता है। फिर हमने बात करी थी कि उच्चावच कितने श्रेणी के होते हैं। तो हमने जाना था कि उच्चावचों की कितनी श्रेणी है। उच्चावचों की आप पाओगे 3 श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप, महासागर, वो स्थल आकृतियां या वो भू आकृतियां जो महाद्वीप और महासागरों पे आपको देखने को मिलेगी, वो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच आपको वो मिलेंगे जो इस महाद्वीप, महासागर पे आपको उच्चावच देखने को मिलते हैं, वो है आपकी तृतीय श्रेणी के उच्चावच। ये हमने बात करी थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि इनका क्या होता है, विकास होता है। किनका? स्थल आकृतियों का। क्यों होता है विकास? क्योंकि हमें पता है कि लगातार 2 प्रकार के बल इस पर कार्य कर रहे हैं। पहला एक्सोजेनेटिक और दूसरा एंडोजेनेटिक, अंतरजातीय और बहिर्जातीय बल इस पर कार्य कर रहे हैं।
इसी के कारण ये 3 अवस्थाओं से होके गुजरते हैं करीब करीब। उन 3 अवस्थाओं को किस नाम से हम लोगों ने जाना था? युवा अवस्था के नाम से जाना था, प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना था, वृद्धावस्था या जीर्ण अवस्था के नाम से जाना था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार ये पैदा हुए, इनका जन्म किस प्रकार हुआ, उसके आधार पर जब हमने इनका वर्गीकरण किया या इनकी जेनेटिक क्लासिफिकेशन जब हमने किया तो हमने कुछ इन आधार पे इन स्थल आकृतियों को, इन भू आकृतियों को विभाजित किया था। सबसे पहले हमने देखा था नदीय स्थल आकृतियां, फिर जलोढ़ स्थल आकृति, कास्ट स्थल आकृति, एओलियन स्थल आकृति या वायु स्थल आकृति, तटीय स्थल आकृति जिसको कोस्टल लैंडफॉर्म हमने कहा था, हिम नदीय ग्लेशियल लैंडफॉर्म हमने कहा था, लैकोस्ट्राइन, या हमने इसको बोला था सरोवरीय लैंडफॉर्म। सबसे पहले हमने बात करी थी नदी और उसके अपवाह तंत्र की हमने बात करी थी। तो नदी जहां से शुरू होती है उसको हम कहते हैं उद्गम, जहां पे नदी समाप्त हो रही होती है, या फिर मैं कहूँ छोटी नदी किसी बड़ी नदी में मिल रही है, बड़ी नदी किसी सागर या महासागर में मिल रही है, उसको कहा जाता है मुहाना। जब नदी एकदम शुरू होती है या उद्गम क्षेत्र के आसपास, उसको कहा जाता है, उस शीर्ष कहा जाता है या उसको कहा जाता है उसका हेड वाटर्स। हम लोग कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे हेड से शुरू होते हैं। तो नदी भी कहाँ से शुरू होती है? अपने हेड से शुरू होती है। उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? हेड वाटर्स के नाम से जाना जाता है। आगे जब हम चले तो हमने जानी थी 2 चीजें। पहला हमने बात करी थी सहायक नदियां क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने जाना था कि डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिकाएं क्या होती हैं। आपको एक बात मैं बता देता हूं कि नदी जब जीर्णावस्था में पहुंचती है, जब अपनी वृद्धावस्था में पहुंचती है, जब अपनी ओल्ड स्टेज में पहुंचती है, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेंगी? तो उस समय आपको देखने को मिलेंगी उसमें बहुत सारी वितरिकाएं। जब नदी अपनी युवा अवस्था में या नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में, तो उसमें आपको बहुत सारी क्या देखने को मिलेंगी? सहायक नदी। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब नदी या मैं कहूं जो रिवर है वो अपने या तो है यूथफुल स्टेज में या है मैच्योर स्टेज में। या तो है यूथफुल मतलब युवावस्था में, या तो है प्रौढ़ावस्था में। यहां पे आप देखेंगे इस समय नदी के से बहुत सारी क्या निकलेंगी? बहुत सारी नदियां आके इसमें मिलेंगी। उन नदियों को हम किस नाम से जानते हैं? उन सारी नदियों को हम कहते हैं सहायक नदियां, या उनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। वहीं पे अगर आप बात करेंगे कि अगर नदी अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, नदी कौन सी अवस्था में पहुंच चुकी है? नदी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, ओल्ड स्टेज में पहुंच चुकी है, तो आप पाएंगे कि इस समय नदी से बहुत सारी नदियां निकल जाएंगी और जिनको आप किस नाम से जानते हो? पानी का वितरण हो जाएगा, इसलिए इनको कहा जाता है वितरिका। इनको कहा जाता है पानी का क्या हुआ? वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे जब हम चले थे तो हमने बात करी थी अपवाह द्रोणी ड्रेनेज बेसिन की। इससे हमने बहुत अच्छे से इसको समझा था। ड्रेनेज बेसिन, वॉश बेसिन जैसा कुछ आपको दिखा था, और इसका एक और नाम हमने देखा था, क्या था वो? जल ग्रहण क्षेत्र, जिसको क्या कहा जाता है? कैचमेंट एरिया कहा जाता है। साथ ही साथ हमने एक और चीज जानी थी कि ये नदी ए का कैचमेंट एरिया है, ये नदी ए का जल ग्रहण क्षेत्र है, ड्रेनेज बेसिन है, और वहीं पे ये नदी बी का ड्रेनेज बेसिन है। इन दोनों के बीच में आप देखोगे एक भूमि मिलेगी आपको, या वो पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, या कोई भी ऐसी भूमि जो ऊपर उठी हुई है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था वाटर डिवाइड। क्या नाम दिया था? वाटर डिवाइड, या इसको हमने बोला था जल विभाजक। जल विभाजक के नाम से हमने इसको जाना था। तो क्या भारत में भी वाटर डिवाइड है या वाटर में भी जल विभाजक है? तो हमने देखा था हाँ, जिसमें आपको अरावली पर्वतमाला, सतपुरा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट देखने को मिलेंगे। वो 2 प्रकार के अपवाह द्रोणी या कैचमेंट एरिया को विभाजित कर देते हैं। इस तरफ जो उसके आपको वाटर डिवाइड के किस तरफ? पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। ये सारी नदियां कहाँ पे जाती है? इन सारी नदियों का पानी आप देखोगे कहाँ पे जाएगा? अरब सागर में।
कहाँ पे जाएगा? अरब सागर में, अरेबियन सी में ये जाके गिरेगा। वहीं पे इस तरफ अगर आप देखोगे तो जहां पे आपको गंगा नदी देखने को मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिलेगी, इन सब का पानी आप देखोगे कहाँ जाके मिलेगा? ये सब जाके गिरता है बे ऑफ बंगाल, या कहा जा सकता है इसको बंगाल की खाड़ी। तो इसके बीच में आपको जल विभाजक रेखा मिलेगी, वाटर डिवाइड लाइन मिलेगी। उसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं, ये यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है और आपको पता भी होना चाहिए। उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं आती है। उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अरावली, ए से अरावली, वी से विंध्याचल, एस से सतपुरा और डब्ल्यू जी से वेस्टर्न घाट। तो AVSG के नाम से आप इसको याद रख सकते हो, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जिनको कहा जा सकता है। आगे जब हमने बात करी थी तो हमने जाना था कि जल संपर्क क्षेत्र क्या होता है या वाटर शेड किसको कहा जाता है। तो हमने देखा था कि बहुत सारे जल संभर जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वो अपवाह द्रोणी का निर्माण करते हैं या वो ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करते हैं। हमने देखा था कि अपवाह द्रोणी या नदियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है जिसको पेरेनियल कहा जाता है या 12 मासी, ऐसी नदी जो 12 महीने बह रही है, और दूसरी जिसको मौसमी नदी कहा था हमने, जिसको इंटरमिटेंट रिवर कहा था। एक बात आप याद रखना कि नदियां जो पेरेनियल हैं या जिनको आप कह रहे हो 12 मासी, 12 मासी, ऐसी जो नदियां होंगी इनका जो स्रोत होगा, इनका जो सोर्स ऑफ वाटर होगा, वो क्या होगा? वो कोई हिमनद होगा, वो कोई ग्लेशियर होगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी मौसम पे या मौसमी बारिश पे वो डिपेंड कर रही हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो इंटरमिटेंट रिवर हैं या मैं कहूं जो मौसमी नदी हैं, जो किसी एक मौसम में, इनको सीजनल रिवर भी कहा जाता है, इनका जो स्रोत है, इनका जो स्रोत है वो जनरली भारत में, अगर भारत की नदियों में मैं बात करूं तो उस मौसम को हम क्या कहते हैं? मानसून। मानसून के समय में आप देखोगे हमारे यहाँ क्या होती है? बारिश होती है, और उस बारिश से क्या मिलता है? उसको पानी मिलता है। तो वो बारिश का पानी इसके लिए क्या कार्य करता है? स्रोत का कार्य करता है। ये बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र के प्रकार। तो हमने देखा था दो प्रकार के अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेंगे, सीक्वेंट और एंटी सीक्वेंट। हमने इसको एक चित्र के रूप में देखा था। आपको याद हो कि हमने भारत का एक चित्र बनाया था, भारत का क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया था, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया में हमने हिमालय पर्वत बनाए थे, हमने विशाल मैदान बनाए थे भारत के, साथ ही साथ हमने और क्या बनाया था? तो आपको याद होगा हमने बनाया था प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। जब हमने ये सब चीजें बनाई तो हमने ये बात जानी थी कि वो नदियां जो ढाल का अनुसरण करें, वो नदियां जो ढाल का अनुसरण करें, उनको आप कौन सी नदी कहोगे? उनको आप कहोगे क्रमवर्ती नदी या क्रमवर्ती अपवाह तंत्र आप उनको कहोगे। लेकिन वो नदियां जो ढाल का अनुसरण नहीं करें, और वो नहीं करें ऐसा केस कब हो सकता है? मान लीजिए यहाँ पे क्या बन चुका है? कोई उच्च भूमि आ गई या कोई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। तो नदियां पहले कैसे बह रही थी? नदी यहाँ पे बह रही थी इस डायरेक्शन में, और वो नदी इस प्रकार निकल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? जब ये उच्च भूमि आ गई या पर्वत श्रृंखला बन गई, तो आप देखोगे अब नदी ने अपना रास्ता कुछ इस प्रकार बदल लिया। तो नदी अब ढाल के अनुरूप नहीं बह रही है। ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? ऐसी नदियों को कहा जाता है अक्रमवर्ती नदियां। जब हम भारत का भूगोल में भारत का अपवाह तंत्र जानेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी नदियां देखेंगे, अक्रमवर्ती और क्रमवर्ती, सीक्वेंट और एंटी सीक्वेंट नदियों के बारे में हम लोग वहां पे बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसके बाद हमने बात करी थी कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म, ऐसी भू आकृति
या ऐसी स्थल आकृतियां जिनका निर्माण किस कारण हो रहा है, जिनका निर्माण हो रहा है बहते हुए जल के कारण। अब जब पानी बहेगा या जल बहेगा तो वो दो प्रकार की स्थल आकृतियों को बनाएगा। कौन कौन से दो प्रकार की स्थल आकृतियां बनाएगा वो? एक स्थल आकृति वो बनाएगा अपने अपवर्तन के द्वारा, और दूसरी स्थल आकृति वो बनाएगा निक्षेपण के द्वारा। अपवर्तन और निक्षेपण के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे जो अपवर्तन का कारक होगा, इस अपवर्तन में कोई कारक कार्य कर रहा होगा, तो जो अपवर्तन का कारक होगा यहाँ पे वो क्या है? वो है नदी। वो क्या है? वो है रिवर। तो हमने इसके बाद जानने की कोशिश करी थी कि नदियों का भी क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। नदियों की भी क्या होती है? विकास होता है। क्या मैं कहूं, नदियों की भी क्या होती है? स्टेजेस होती हैं। नदियों की भी स्टेजेस होती हैं, नदियों की भी अवस्थाएं होती हैं, और इस अवस्था के अनुसार वो जो भी स्थल आकृतियों का निर्माण करती है उनका क्या होता जाता है? इवोल्यूशन होता जाता है, विकास होता जाता है। तो नदियों की अवस्था हमने देखी थी कितने प्रकार की होती है? नदियों की अवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था या जीर्णा अवस्था। तो हमने देखा था, मान लीजिए ये कोई पर्वत है, यहां से नदी शुरू हो रही है, यहां से नदी पैदा हुई, और नदी कुछ इस प्रकार। तो अब ये जहां पे सबसे तीव्र ढाल आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे नदी की गति आपको बहुत तेज देखने को मिल रही है, इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? इसको कहा जाता है युवावस्था, या मैं इसको कह सकता हूं यूथफुल स्टेज। इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ोगे तो क्या पाओगे कि अब ये जो ढाल था ये मंद होता जाएगा। जब ढाल मंद होता जाएगा तो आप पाओगे कि ये कौन सी अवस्था है? ये है प्रौढ़ावस्था। ये इसको कहा जा सकता है मैच्योर स्टेज। और जब ढाल एकदम मंद हो चुका है, भूमि सपाट हो चुकी है, अब नदी की गति बहुत कम हो चुकी है, लेकिन नदी बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको कैसी मिलेगी? चौड़ी मिलेगी। तो ऐसी अवस्था को आप कौन सी अवस्था कहोगे? ऐसी अवस्था को आप कहोगे वृद्धावस्था, या ऐसी को कहा जाता है जीर्णावस्था। कौन सी अवस्था है ये? ये है जीर्णा अवस्था, या इसी को कहा जाता है वृद्धा अवस्था, या इसी को कह सकते हैं ओल्ड स्टेज। अब हम लोग गंगा चूंकि भारत में एक महत्वपूर्ण नदी है, तो गंगा के रूप में इसको समझते हैं कि गंगा में किस प्रकार वो युवावस्था में रहेगी, वो मैच्योर स्टेज में रहेगी, और फिर वो ओल्ड स्टेज में पहुंचेगी। अभी हम लोग मान लेते हैं कि गंगा का जन्म कहाँ हो रहा है? गंगा का जन्म हो रहा है गंगोत्री में। गंगोत्री नामक जो ग्लेशियर है, गंगोत्री नामक जो हिमनद है, वहां से गंगा का उद्गम हो रहा है। क्या हो रहा है? उद्गम। और जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी जो है, या मैं कहूं बे ऑफ बंगाल, वो गंगा का क्या है? वो गंगा का है मुहाना। क्या है वो? मुहाना। तो गंगा यहां से शुरू हो रही है और गंगा वहां पे खत्म हो रही है। तो अब इसके बीच में गंगा की तीनों अवस्थाएं हमको कहीं ना कहीं प्राप्त होनी चाहिए। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि गंगा की तीनों अवस्थाएं कैसे प्राप्त होंगी। तो गंगोत्री से जब निकलती है, और गंगोत्री से निकलने के बाद कहां पे? करीब करीब हरिद्वार जो स्थान है, यहां तक आप देखोगे गंगा जब बहती है तो उस बहुत तीव्र उसको ढाल मिलता जाता है, क्योंकि पहाड़ मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो गंगा करीब गंगोत्री से लेके और हरिद्वार तक कौन सी अवस्था में रहेगी? इसको कहा जाता है यूथफुल स्टेज में है गंगा। या मैं कहूँ गंगा कौन सी अवस्था में है?
गंगा है युवावस्था में। युवावस्था में ढाल बहुत तीव्र होगा। जब ढाल बहुत तीव्र होगा तो पानी की जो गति होगी वो आप देखोगे काफी तेजी से चलेगा, पानी काफी तेजी से बहेगा। इसके बाद हरिद्वार से जब गंगा आगे निकलती है और हम लोग बात करें कि बिहार, अब बिहार में मैं बात करूं पूर्वी बिहार, कौन सा बिहार? पूर्वी बिहार, या आप इसको अभी ये मान सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल। यहां तक अब गंगा को जो ढाल मिल रहा है, चूंकि अब गंगा मैदानी क्षेत्र में आ गई है तो अब ढाल इतना तीव्र नहीं है। तो जब ढाल तीव्र नहीं है तो गंगा की जो पानी की बहने की गति है वो कम हो चुकी है। तो ये जो स्टेज है इसको कहा जाता है मैच्योर स्टेज, इसको कहा जाता है प्रौढ़ावस्था। और जब जैसे ही गंगा बिहार से आगे चलती है, बंगाल से आगे चलती है, फरक्का के आसपास जब पहुंचती है और उसके बाद जब डेल्टा बनाना शुरू कर दिए, निक्षेपण का कार्य यहाँ पे शुरू कर देती है, तो ये वाली जो स्टेज है इसको कहा जाता है ओल्ड स्टेज, इसको कहा जाता है जीर्णावस्था, या इसको कहा जाता है वृद्धा अवस्था। तो आशा करता हूं कि आप जो अवस्थाएं होती हैं नदियों की ये समझ चुके होंगे कि किस प्रकार हमने किस आधार पे नदियों की अवस्थाओं को विभाजित किया है। अब हमें ये देखना है कि नदी इस यूथफुल स्टेज में क्या कर रही होगी, नदी इस मैच्योर स्टेज में क्या कर रही होगी, तथा नदी इस ओल्ड स्टेज में क्या कर रही होगी। क्या कर रही होगी इसका मतलब यहाँ पे कुछ अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करेगी, यहाँ पे कुछ अलग स्थलाकृतियां और यहाँ पे कुछ अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करेगी। अच्छा, एक और चीज यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने देखा था कि नदी से जो भी स्थलाकृति बनेगी, नदी से जो भी स्थल आकृति बनेगी वो या तो बनेगी अपरदन से, या तो बनेगी इरोजन से, या वो बनेगी निक्षेपण से, या वो बनेगी डिपोजिशन से। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि नदी की अवस्थाएं जो होती हैं, नदी की अवस्थाएं, आपको 3 अवस्थाएं हमने देख ली, नदी की कौन कौन सी थी। हमें पता है कि नदी जो 3 अवस्था होती हैं, पहली होती है यूथफुल स्टेज, दूसरी होती है मैच्योर स्टेज और तीसरी होती है ओल्ड स्टेज। अच्छा, अपर्दन अगर होना है किसी चीज का, या अपर्दन किसी को करना है, तो उसके लिए उसको ज्यादा ताकत चाहिए या कम ताकत चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं आप कि आपके पास कोई ड्रिल मशीन है और ड्रिल मशीन आपने उसको प्लग में लगाया, उसके सॉकेट को उसको प्लग में लगाया और उसको ऑन कर दिया आपने। जब स्विच जैसे ही ऑन किया और उसका बटन जब आपने प्रेस किया तो आप पाओगे ड्रिल मशीन ने घूमना शुरू कर दिया। आप यूं समझते हैं कि वो ड्रिल मशीन जब घूम रही है उसकी गति बहुत ज़्यादा नहीं है। जब गति बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप पाओगे कि वो दीवार में छेद नहीं कर पाएगी। तो दीवार में छेद करने के लिए क्या होना चाहिए, वो जो आगे जो कुछ लगा होता है, जो जब ड्रिल मशीन घूमती है तो उसकी जो गति होनी चाहिए वो काफ़ी तेजी से घूमना चाहिए, उसकी गति काफ़ी तीव्र होनी चाहिए, स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा तेज नहीं है उसकी तो आप पाओगे कि वो दीवार में क्या नहीं कर पाएगी, छेद नहीं कर पाएगी। अच्छा, दीवार में छेद करने का मतलब क्या है, दीवार बड़ी है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें छेद कर रहे हैं, मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं, अपर्दन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब नदी को अगर अपर्दन करना है तो उसका जो पानी की गति होनी चाहिए तो उसकी वो तीव्र होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो हमने अभी जाना कि तीव्र होनी चाहिए। तो अपर्दन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में होगा, अपर्दन सबसे ज्यादा होगा यूथफुल स्टेज में, अपर्दन सबसे ज्यादा होगा युवा अवस्था में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले ओल्ड स्टेज की। नदी जीर्ण हो चुकी है, नदी अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है। नदी वृद्धावस्था में कब पहुंची, तो आप देखोगे हमने बात करी थी कि नदी वृद्धावस्था में बिहार के बाद या पश्चिमी बिहार के बाद जब नदी पहुंची पूर्वी बिहार में, तब आप पाओगे कौन सी अवस्था में पहुंच चुकी है, वो पहुंच चुकी है अपनी जीर्णावस्था में।
यहां से जब नदी चली, अपरदन किया बहुत सारा, अपरदन करने के बाद बहुत सारे अवसाद जमा हो गए, उसके बाद अवसाद लेके वो जब जा रही है, अब उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, उसकी गति इतनी नहीं है कि वो अवसादों के भार को या जो लोड है सेडिमेंट्स का उसको आगे ले जा सके। तो वो क्या करेगी, धीमे धीमे निक्षेपण करना शुरू कर देगी, उनको जमा करना शुरू कर देगी। तो अगर हम देखें कि निक्षेपण अगर होना है तो वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ओल्ड स्टेज में। तो हमने दो चीज देखी कि अपरदन सबसे ज्यादा यूथफुल स्टेज में, वहीं पे अगर बात करें निक्षेपण की तो वो आपको कहां देखने को मिलेगा, ओल्ड स्टेज में। अब कौन सी स्टेज रह गई, प्रौढ़ावस्था या मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में आपको थोड़ा अपरदन देखने को मिलेगा, वहीं पे थोड़ा क्या देखने को मिलेगा, निक्षेपण देखने को मिलेगा। नदी की पानी में गति है लेकिन बहुत ज्यादा गति नहीं है, तो बहुत ज्यादा अपरदन भी नहीं कर पाएगा। नदी चल रही है, नदी चल सकती है अपने अवसादों के साथ, तो बहुत ज्यादा निक्षेपण भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपरदन यहाँ पे नदी करेगी और थोड़ा सा निक्षेपण भी करेगी। इसीलिए आप देखोगे अगर यहाँ पे गंगा की बात की जाए तो गंगा जब मैच्योर स्टेज में होती है, हरिद्वार के बाद जब उत्तर प्रदेश में जब गंगा आती है, उत्तर प्रदेश के बाद जब बिहार में एंटर होती है, तो वहां पे बहुत सारा क्या लेके आती है, बहुत सारी आप देखोगे एलुवियल सॉइल लेके आती है, जलोढ़ मृदा लेके आती है, और जलोढ़ मृदा का क्या करती है, वो निक्षेपण करती जाती है। वहीं पे आप देखोगे कि जो नदी का जिसको हम पार्ट कहते हैं वो कभी बड़ा होता जाता है, कभी कम होता जाता है, तो वो क्या करती है, नदी अपरदन उसका करती रहती है। तो नदी यहाँ पे दोनों कार्य करेगी, अपरदन का कार्य भी करेगी और निक्षेपण का कार्य भी करेगी। तो इसको इस तरीके से अपन देख सकते हैं। यहाँ पे नदी ने क्या करना शुरू किया, नदी उद्गम, नदी ओरिजिनेट हुई, यह है नदी का मुहाना, नदी टर्मिनेट हुई, यह है उसकी यूथफुल स्टेज, यह है उसकी मैच्योर स्टेज और यह है उसकी ओल्ड स्टेज। नदी यूथफुल स्टेज में सबसे ज्यादा क्या करेगी, नदी यहाँ पे करेगी अपरदन का कार्य, क्या करेगी, अपरदन का कार्य। वहीं पे अगर बात करूं वृद्धावस्था की, जीर्णावस्था की, नदी यहाँ पे क्या कर रही होगी, नदी यहाँ पे कर रही होगी निक्षेपण का कार्य, क्या कर रही होगी, निक्षेपण का कार्य। वहीं पे अगर मैच्योर स्टेज की बात करें, प्रौढ़ावस्था की बात करें, तो नदी थोड़ा सा क्या करेगी, अपरदन करेगी, और नदी थोड़ा क्या करेगी, निक्षेपण करेगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं आगे की ओर। ये है नदी की कौन सी स्टेज, ये है नदी की युवावस्था, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। यहां पे नदी क्या करेगी सबसे ज्यादा, यहां पे नदी कर रही होगी सबसे ज्यादा अपरदन, यहां पे नदी कर रही होगी निक्षेपण। ठीक है, हमने बात की थी कि नदी जहां से शुरू होती है उस पानी को या उस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से आते हैं, हेड वाटर्स के नाम से, हेड वाटर्स के नाम से उसको जानते हैं। अब देखिए यहां पे इस चित्र में लिखा हुआ है जोन 1, उसका नाम है हेड वाटर्स। आपको पता है क्यों इसको हेड वाटर कहा होगा। जोन 2 स्थानांतरण क्षेत्र, इस पे भी हम लोग आते हैं कि क्यों स्थानांतरण इसको कह रहे हैं। और जोन 3 इसको कहा जाता है निक्षेपण क्षेत्र या निक्षेप क्षेत्र। ठीक है, तो निक्षेप क्यों कहा गया और हेड वाटर क्यों कहा गया, ये हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे स्थानांतरण क्यों कहा जा रहा है, तो हमने देखा नदी यहाँ पे क्या कर रही है, अपरदन का कार्य कर रही है, नदी यहाँ पे क्या कर रही है, निक्षेपण का कार्य कर रही है। यहाँ पे जब अपरदन किया होगा नदी ने, तो नदी के पास बहुत सारे क्या आ गए, अब अवसाद आ गए, और उन्हीं अवसादों का वो क्या कर रही है, यहाँ पे निक्षेपण कर रही है, क्या कर रही है, निक्षेपण कर रही है। लेकिन ये अवसाद यहां तक पहुंचे होंगे, ये अवसाद हेड वाटर से लेके या जोन 1 से लेके जोन 3 तक पहुंचे होंगे। तो जोन 1 से जोन 3 तक जब ये पहुंचे होंगे तो इनका क्या हुआ होगा, स्थानांतरण हुआ होगा, या मैं इसको कह सकता हूं यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा परिवहन होता है। इसलिए हमेशा ये याद रखें आप कि जो नदी है वो यूथफुल स्टेज में कौन सा कार्य करेगी, अपरदन का कार्य करेगी, ओल्ड स्टेज में निक्षेपण का कार्य करेगी,
मैच्योर स्टेज में जो उसका मुख्य कार्य होता है वो होता है परिवहन का, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। और किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी, किसका परिवहन करेगी, तो आपको पता है यहां से उसके पास बहुत सारे क्या आ गए हैं, अवसाद आ गए हैं जमा। और इन अवसादों को नदी कहाँ पे ले जाके निक्षेपण करना है, उसको यहाँ पे ले जाके निक्षेपण करना है। तो जब अवसादों को यूथफुल स्टेज से ओल्ड स्टेज तक ले जाना है तो उनका क्या करना पड़ेगा, स्थानांतरण करना पड़ेगा। स्थानांतरण के लिए क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। उसके लिए किसकी आवश्यकता है, परिवहन की आवश्यकता है। तो अब आप समझे होंगे कि यहाँ पे जोन 1 हेड वाटर्स क्यों कहा गया, जोन 2 स्थानांतरण क्षेत्र कहा गया और जोन 3 इसको निक्षेपण क्षेत्र कहा गया। यहाँ पे आप देखोगे इसको, ये नदी की फर्स्ट स्टेज है, इसी को हम लोगों ने अभी बार बार नाम दिया यूथफुल स्टेज, युवावस्था, मैच्योर स्टेज, और यह है आपकी ओल्ड स्टेज। चलें आगे। युवावस्था या यूथ स्टेज या यूथफुल स्टेज को कहा जाता है। पहला चरण है ये युवावस्था, ऊपरी चरण कहलाता है इसको, जिस चरण किसी पहाड़ या पहाड़ी की चोटी से नदी का उद्गम क्षेत्र से शुरू होता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नदी तेजी से, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नदी तेजी से क्या आ रही है, ढलान पर उतरती है। नदी का वेग बहुत अधिक होता है क्योंकि यह खड़ी ढलानों से होकर गुजरती है। यह इन ढलानों को एक ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या करती है, काटना शुरू करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे किसका निर्माण होता है, वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। अभी चिंता नहीं करनी कि क्या होता है वी आकार की घाटी, आगे हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप समझ चुके हैं जब पहाड़ से नदी गिरेगी, जब किसी पहाड़ से नदी गिरेगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे, तो वो क्या करेगी, अपर्दन करेगी और ये जो ढाल आपको दिख रहे हैं इनको और तीव्र करता जाएगी और इससे किसका निर्माण होता जाएगा, वी आकार की घाटियों का निर्माण होता जाएगा। ठीक है। और वी आकार की घाटी के अलावा आप देखोगे यहाँ पे गॉर्ज का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ गॉर्ज के बाहर आप देखोगे शिप्रिकाओं का निर्माण होगा, कैनियन का निर्माण होगा। ये सब कौन सी अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे, ये सब आपको युवा अवस्था में देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था या जिसको मैच्योर स्टेज कहा जाता है। ये दूसरा चरण है या इसको मध्य अवस्था भी इसको हम लोग कह देते हैं। नदी अब क्या हो चुकी है, एक धीमे ढाल से होकर गुजर रही है और इसके लंबवत अपर्दन की तुलना में अब कौन सा अपर्दन ज्यादा हो रहा होगा, पार्श्व अपर्दन महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स ने सवाल पूछा है। लंबवत अपर्दन कहां पे अधिक होगा, लंबवत अपर्दन आप देखोगे तो जो युवा अवस्था है वहां पे नदी क्या कर रही है, लंबवत अपर्दन करते हुए चलेगी। क्यों नदी लंबवत अपर्दन करते हुए चलेगी, आप देखोगे मान लीजिए यहां से नदी को बहना था और नदी कुछ इस प्रकार आगे की ओर बह रही है। नदी अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आ गई है, वो अवसाद बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं और जब अवसाद बहुत तेजी से आ रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने तल को काटना शुरू करेंगे और तल को काटने के साथ आप देखोगे जो लंबवत अपर्दन होगा वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ढाल क्या हो चुका है, मैच्योर स्टेज में या प्रौढ़ावस्था में ढाल मंद हो चुका है, तो अब नदी पे अपर्दन जो होगा वो किस प्रकार, ये जो क्षैतिज अपर्दन है ये नदी अब क्या करेगी, ज्यादा करेगी। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, यूथफुल स्टेज में और मैच्योर स्टेज में। तो आप देखोगे जब नदी पहाड़ों से नीचे होकर गुजरती है तो नदी बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती है। हिमालय के आसपास जब नदी यहाँ होंगी तो आप देखोगे बहुत सकरी हैं, लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में वो पहुंचते हैं तो आप देखोगे कि वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत सारी वो जो नदियां हैं उनका जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, चौड़ी हो जाएंगी। और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सहायक नदियां मुख्य नदी में आके मिलती हैं। तो ये बात हमने क्लास की शुरुआत में भी बात करी थी कि कौन सी स्टेज में मिलेंगी सहायक नदियां, प्रौढ़ावस्था में बहुत सारी सहायक नदी मिलेंगी या कुछ नदियां यूथफुल स्टेज में भी मिलती हैं। और यहाँ पे मुख्य कार्य क्या हो गया नदी का, परिवहन हो चुका है। क्या हो चुका है, परिवहन हो चुका है। और कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण करेगी, विसर्प का निर्माण करेगी, जलोढ़ पंखों का निर्माण करेगी, शंकु नदी वेदिकाओं का निर्माण करेगी, तटबंधों का निर्माण करेगी, बाढ़ के मैदानों का निर्माण करेगी। इन शब्दों से अभी डरना नहीं है कि क्या होता है मीएंडर, क्या होता है बाढ़ के मैदान, क्या होते हैं तटबंध, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज में बन रहे हैं, मैच्योर स्टेज में बन रहे हैं, प्रौढ़ावस्था में बन रहे हैं।
और लास्ट में जीर्णावस्था में बात की जाए तो ऊपरी मार्ग से नीचे लाए गए बड़े अवसाद या मलबे के अब क्या है, उसका जो भार है उसको वहन नहीं कर पा रही है क्योंकि ढाल काफी मंद हो चुका है। जब ढाल मंद हो चुका है निक्षेपण करती चली जाएगी। तो नदी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, निक्षेपण हो जाता है। और जब निक्षेपण होगा तो बहुत सारी वितरिकाएं निकलेंगी, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलेंगी। अब बात करते हैं कि नदी किस प्रकार या मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ पे अपरदन का या इरोजन का। तो हमें पता है कि अपरदन यहाँ पे 4 वजह से होता है। वो 4 आपने हालांकि पहले ही सब बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हमको नदी के रूप में स्पेशली ये जानना है कि 4 किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपघर्षण होता है जिसको एब्रेशन कहा जाता है, सनी घर्षण जिसको एट्रिशन हम लोग कहेंगे, जलीय क्रिया जिसको हाइड्रोलिक एक्शन कहेंगे, और लास्ट घोलन जिसको सॉल्यूशन कहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपघर्षण की, एब्रेशन की। जो एब्रेशन होता है या जो अपघर्षण होता है ये 2 प्रकार से हो सकता है। पहला लंबवत अपघर्षण और दूसरा क्षैतिज अपघर्षण। सेम चीज जो अभी हमने देखा था कि जब नदी है, नदी इस घाटी में मान लीजिए बह रही थी और नदी के पास बहुत सारे क्या थे, गोलाश्म थे। क्या थे, इनको गोलाश्म हम लोग कहते हैं, गोलाश्म, या इनको कहा जा सकता है बोल्डर्स। तो नदी जब आपकी तरफ मान लीजिए कैमरे की तरफ नदी आ रही है तो नदी इन पानी में जो पत्थर हैं, जो गोलाश्म है, इनको भी क्या करेगी, घुमाती हुई आएगी। और ये आप देखोगे कुछ इस प्रकार घूमते जाते हैं। और जब नदी में इस प्रकार ये घूमते हैं तो ये किस की जैसे काम करते हैं, इनको कहा जाता है ग्राइंडिंग टूल। ये नदी में क्या करते हैं, छेद करने की कोशिश करते जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, अपरदन करना शुरू करेंगे। तो ये किस प्रकार का अपरदन हुआ, तो आप पाओगे ये जो अपरदन है ये हो गया है लंबवत, लंबवत हो चुका है। और यहां पे हम बात करें किसकी, अपघर्षण की। ये इसको मैं कह सकता हूं वर्टिकल एब्रेशन। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में आपको देखने को मिलेगा, तो हमें पता है ये जनरली आपको देखने को मिलेगा जो यूथफुल स्टेज है, जो युवावस्था है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैच्योर स्टेज की बात की जाए तो मैच्योर स्टेज में जो नदी घाटी है वो पहले मान लीजिए ऐसी थी, लेकिन आप देखोगे कि नदी यहाँ पे क्या होती जाएंगी, चौड़ी होती चली जाएंगी। चौड़ी क्यों हो पा रही है, क्योंकि नदी के साथ जो अवसाद थे वो लगातार क्या करेंगे, इससे टकराएंगे। और इस प्रकार जब टकराएंगे, टकराने के बाद क्या करेंगे, अपघर्षण होगा। और किस प्रकार, क्षैतिज, किस प्रकार का होगा, क्षैतिज अपघर्षण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यह इसको कहा जा सकता है हॉरिजॉन्टल। और ये इस प्रकार का जो अपघर्षण है ये नदी में कौन सी अवस्था में देखने को मिलेगा, मुख्यतः ये नदी में मैच्योर स्टेज में देखने को आपको मिलेगा। तो यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये है एब्रेशन जो हो रहा है, जिसको हमने अपघर्षण कहा। ये इस प्रकार अगर आगे बढ़ेगा तो यह है लंबवत, और इस प्रकार ये अगर आगे बढ़े, इस प्रकार नदी घाटियों को चौड़ा करते हुए जाए तो इसको आपको इस प्रकार का अपघर्षण कहोगे, इसको क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल अपघर्षण कहोगे। तो इस प्रकार से क्या बनती है, नदी घाटियां का निर्माण होता है। नदी मान लीजिए पहले यहाँ पे बह रही थी, लेकिन जो गोलाश्म थे उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन्होंने इस प्रकार अपघर्षण से क्या बना दिया, ये वी आकार की घाटियां आपको देखने को मिल रही हैं। क्यों इनको वी आकार की घाटियां कहा जाता है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो अंग्रेजी जो वर्ण वाला है उसका जो अक्षर वी है उससे मिलती जुलती आपको दिखेगी। तो इसलिए किसका निर्माण कर रही है, वी आकार की घाटियों का निर्माण कर रही है। दूसरा क्या है, दूसरा है सन्नी घर्षण, या जिसको कहा जाए एट्रिशन। सन्नी घर्षण क्या होगा, हमें बहुत अच्छे से पता है कि नदी अवसादों को जब लेके आती है तो वो अवसादें ना केवल इसकी जो दीवार है उससे टकराएंगी, बल्कि ये अवसाद या ये जो गोलाश्म है ये एक दूसरे से भी टकराते जाते हैं। और जब एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या करते हैं, वो सन्नी घर्षण करते हैं, वो एट्रिशन उनको कहा जाता है।
जलीय क्रिया जब होती है तो वो किसके कारण हो रही है? सिर्फ पानी के कारण, सिर्फ जल की, या मैं कहूं पानी या जल की जो यांत्रिक ऊर्जा है उसके कारण क्या होता है? हाइड्रोलिक एक्शन होता है, जलीय क्रिया होती है। पानी लगातार इससे आके टकरा रहा है, धीमे धीमे क्या होगा? इस प्रकार के क्रैक, इस प्रकार की दरारें बनती चली जाएंगी। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जलीय क्रिया, इसको कहा जाता है हाइड्रोलिक एक्शन। लास्ट में घूलन। घूलन आपको पता ही है, मान लीजिए चूना पत्थर की चट्टान है और चूना पत्थर के साथ क्या मिल गया? जल मिल गया, तो जल उसको क्या करेगा? घोल लेगा। ये जो होगा ये कैसा होगा? रासायनिक होगा। सॉल्यूशन के बाद हम लोग आगे चलें तो ये बात हमने बात करी ली कि जलीय भू आकृतियां बनेंगी, वो दो प्रकार से बन सकती हैं, या तो अपरदन से बन सकती हैं या वो बन सकती हैं निक्षेपण से बन सकती हैं। तो अपरदन द्वारा जो स्थल आकृतियां बनती है वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आप देखोगे कि नदी घाटियों का निर्माण होता है यहाँ पे। अब नदी घाटियों का गहरा होना, नदी घाटियों का चौड़ा होना, नदी घाटियों का लंबा होना, ये सब किस में होगा? ये सब अपरदन के द्वारा होगा। दूसरा आप देखोगे जल प्रपातों का निर्माण, जल प्रपात या उनका छोटा रूप जो क्षिप्रिका कहा जाता है उसको, जिनको रैपिड्स हम लोग कहते हैं, या इसको कहा जाता है वाटरफॉल। वाटरफॉल, तो जो जल प्रपात है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? जल की अपरदन क्रिया के कारण। उसके बाद आप देखोगे जल गर्तिकाएं, जिनको पॉट होल्स देखा हमने देखे थे, पॉट होल्स होते हैं ऐसे गोल गोल से, जहाँ पे पानी आके गिरता है, पानी की यांत्रिक क्रिया से इनका निर्माण होता है, तो उनको पॉट होल्स। और इसके बाद बनते हैं अवनमन कुंड, जिनको कहा जाता है प्लंज पूल, तो वो भी किसके कारण हो रहा है? पानी के अपरदन के कारण। संरचनात्मक सोपान या स्ट्रक्चर बेंच, आप पानी को अगर देखोगे, नदी के अगर तल को देखोगे तो कुछ इस प्रकार आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको सीढ़ी नुमा आकृति देखने को मिल रही है, इनको क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल बेंच, संरचनात्मक सोपान। नदी सदी का रिवर टेरिस, वो भी रिवर टेरिस भी कुछ इस प्रकार ही देखने को मिलेंगी आपको, इस प्रकार सीढ़ी नुमा आकृति वहां पे देखने को मिलेगी। नदी विसर्प क्या होता है? ये जो पीछे अगर बैकग्राउंड में आपको नदी दिख रही है को मिल रही है, तो आप देख रहे हो कि नदी क्या कर रही है? बार बार मुड़ रही है। तो नदी का ये मुड़ना, नदी को सर्प जैसी आकृति आपको जो देखने को मिल रही है, इसको क्या कहा जाता है? मिएंडर कहा जाता है या नदी विसर्प कहा जाता है। ये भी किसके कारण हो रहा है? अपरदन के द्वारा। इसके बाद ये सब किसके कारण हो रहे हैं? ये अपरदन के कारण हो रहे हैं। तो हमारे लिए जो जीएस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये चीजें हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि नदी जो प्रपात है, जल प्रपात है, या नदी जो सोपान है, या नदी जो विसर्प है, ये किसके द्वारा बन रहा है? तो आपको पता होना चाहिए अपरदन की क्रिया के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए कि निक्षेपण द्वारा किस किस स्थल रूपों का, किस किस स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, तो आप सबसे पहले देखेंगे जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है, जिनको एलुवियल फैंस कहा जाता है। फैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अगर आप आकृति देखोगे तो कुछ इस प्रकार इसकी आकृति देखने को मिलेगी। तो फैन की जो पंखड़ी होती है, पंखे की जो पंखड़ी है, ये अगर आपने पुराने जमाने में अगर आपके आसपास वाले क्षेत्र में लाइट जाती थी तो बीजना जिसको कहा जाता है, उस प्रकार इसकी आकृति होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? एलुवियल फैंस कहा जाता है। जलोढ़ पंख इसको कहते हैं। जलोढ़ शंकु, बहुत सारे ये जो एलुवियल फैंस एक साथ मिल जाएं तो ये किसका निर्माण कर लेंगे? एक शंकु जैसी आकृति का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? जलोढ़ शंकु या एलुवियल कोन्स इनको कहा जाता है। दूसरा बालू का पुलिन या बालू का तट, इनको सैंड बैंक कहा जाता है, जहाँ पे पानी क्या कर रहा है? ये नाम से पता लग रहा है बालू का जो मिट्टी है उनको लाके क्या कर रहा है? निक्षेपित कर रहा है। तो ये सब किससे बन रहा है? निक्षेपण के द्वारा इनका निर्माण हो रहा है। प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवेज इनको कहा जाता है। प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? नदी अपने आसपास धीमे धीमे ऊंची ऊंची दीवारें बना लेती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? लेवी कहा जाता है या तटबंध कहते हैं, यानी को प्राकृतिक बांध भी हम लोग कहते हैं। और लास्ट में आप देखोगे बाढ़ के मैदान, जिसमें पड़ेंगे खादर, बांगर, ये सब क्या होते हैं? नदी अपने साथ जो अवसाद लेके आई उनको धीमे धीमे क्या करना? अपने साइडों में जमा करना शुरू कर देती है, निक्षेपण उनका करना शुरू कर देती है, जिससे किसका निर्माण होता है? मैदानों का, या जिनको कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। और लास्ट में जो आपका निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि डेल्टा का निर्माण या मैदानों का निर्माण या जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंखों का निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। उसने 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से जल के निक्षेपात्मक
जो स्थल आकृतियां उनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो वहां पे आपको ये नाम देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्थल आकृतियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि अपवर्तन के द्वारा कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, फिर हम जानेंगे निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। इसको जितनी गहराई में यूपीएससी पूछता है करीब उतनी गहराई में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे ज्यादा ना तो हमको जानने की जरूरत है और यकीन मानिए उससे कम हम लोग नहीं जाएंगे। इस चैप्टर में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस आपको कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, नाम के पास आपको ये पता होना चाहिए वो अपवर्तन से निर्मित हो रहा है या निक्षेपण से निर्मित हो रहा है, साथ में उसका डायग्राम होना चाहिए। तो आपके अब आज की क्लास के बाद जो भी नोट्स बनेंगे वो किस प्रकार होने चाहिए, वो नोट्स आपको कुछ इस प्रकार दिखने चाहिए। एक नोट, एक पेज लिया आपने, यहाँ पे लिखा, उसकी हेडिंग डाली आपने फ्लूवियल लैंड फॉर्म। पेज को दो भागों में विभाजित किया। पहले में लिखा आपने अपवर्तन और दूसरे में लिखा आपने निक्षेपण। और अपवर्तन और निक्षेपण को आपने क्या किया, यहाँ पे इस पूरे पेज को 3 हिस्सों में ऐसे बांट लिया। यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे उसका चित्र होगा, यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे चित्र होगा। मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे वी आकार की घाटी, तो यहाँ पे आपका एक डायग्राम होगा वी आकार की घाटी। यहाँ पे आपने लिखा गॉर्ज, तो यहाँ पे आप गॉर्ज का निर्माण करवा देंगे। यहाँ पे आपने लिखा कैनियन, तो यहाँ पे आपको कैनियन का डायग्राम बनाना है। इस प्रकार आपके नोट्स होने चाहिए। बस इसमें किसी परिभाषा की आपको जरूरत नहीं है, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी शब्द आपके नोट्सों में यहाँ पे नहीं देखने को मिलना चाहिए। यही बहुत सही तरीका है चीजों को रिवाइज करने का, बहुत सही तरीका है बहुत सारी चीजों को बहुत कम समय में रिवाइज करने का और अच्छी तरीके से समझने का। क्लास की पीडीएफ के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है वो सब कहाँ मिलती हैं, वो सब आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी। और बैच 4 की जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो क्या है, वो है 30 अप्रैल। क्या है वो है 30 अप्रैल। और ध्यान रखना कोड कौन सा यूज करना है आपको, MB लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो पॉसिबल है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल या नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो स्थल आकृतियां, नदी की स्थल आकृतियों को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे अपवर्तन वाली। और तब तक आपको क्या करना है, जैसे मैंने नोट्स बताए इस प्रकार आप अपने नोट्स बनाएं, साथ ही साथ आप चीजों को रिवाइज करते हुए चलें। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।